चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो कट गया था, हम बताए थे क्या, ये इस ओर गोल हो रहा है ये दर्पण, तो इसका वक्रता केंद्र ये इस ओर होगा, ये गोल इस तरफ होगा, इसका केंद्र इस तरफ होगा, जिसको क्या बोलते हैं मैथ में केंद्र और फिजिक्स में वक्रता केंद्र। फिर बताए थे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर बताए थे ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बताए थे वक्रता त्रिज्या के बारे में। चलो वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यहाँ ध्यान दो, बोल रहे हैं दूरी बोल रहे हैं, दूरी बोल रहे हैं, दूरी बोल रहे हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है ना। अब बताते हैं फोकस बिंदु के बारे में। फोकस के बारे में तो डिटेल से पढ़ना ही है, फोकस के बारे में तो डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा देख लेते हैं व्यू इसका। फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु क्या होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य वाला बिंदु, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मध्य में बिंदु होगा उसको बोलेंगे फोकस बिंदु, जिसको इंडिकेट करेंगे एफ से। किससे इंडिकेट करेंगे, एफ से। उसी प्रकार ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य वाला बिंदु, मध्य वाला बिंदु को बोलेंगे फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। तो इसको ही बोलेंगे फोकस बिंदु, जिसको एफ से इंडिकेट करेंगे, एफ से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, जिसे स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, इसे स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो अभी तक बताए थे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र की परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलना है, तो ये दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, इसको बढ़ाएंगे तो खोखले गोला बनेगा। ठीक है ना। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र कहीं पर होगा, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये दर्पण है, इसको बढ़ाएंगे तो खोखले गोले दर्पण बढ़ेगा। तो दर्पण, दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब बताए थे फिर क्या कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर बताए थे वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। उसी प्रकार ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर बताए थे फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु क्या आता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, जैसे एफ से इंडिकेट किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य वाले बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, इसको एफ से इंडिकेट किया जाता है। फिर बताए थे फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इतना बता चुके हैं। अब देखो ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण में देख रहे हैं फोकस बिंदु भी क्या है, आगे की ओर है। सतह जिस तरफ उसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह यही है, जिस तरफ परावर्तक सतह उसी तरफ क्या है, फोकस बिंदु है और वक्रता केंद्र है। यानी जिस तरफ हम चेहरा देखेंगे उसी तरफ फोकस बिंदु है और वक्रता केंद्र है, और उसी तरफ फोकस दूरी भी हो जाएगा और वक्रता त्रिज्या भी हो जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में देख रहे हैं कि हम चेहरा इधर देखेंगे, यानी परावर्तक सतह इस ओर है, इस ओर परावर्तक सतह है, लेकिन फोकस बिंदु दर्पण के पीछे है, और वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे है। और दर्पण के पीछे जो होता है वो होता है प्लस में, और दर्पण के आगे जो होता है वो होता है माइनस में। ये अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है ना। इसलिए दर्पण के आगे जो होता है वो सभी दूरी होता है माइनस में, और दर्पण के पीछे जो होता है वो सभी दूरी होता है प्लस में। इसलिए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो दर्पण के आगे है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण के आगे है तो ये भी माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार
उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के पीछे है तो ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण को करता क्या त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये दर्पण के पीछे है तो करता त्रिज्या इसका क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम बताते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण को हम बताए थे क्या कि समतल दर्पण का फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो ये हम दर्पण लिए थे अवतल दर्पण, तो इसको गोल करने पर एक खोखला गोला बन रहा था। ये लिए थे उत्तल दर्पण, इसको गोल करने पर एक खोखला गोला बन रहा था। लेकिन क्या ये हम ले लो, इसको कहीं भी बढ़ाते चला जाओ, समतल दर्पण को कहीं भी बढ़ाते चला जाओ, क्या इसको बढ़ाने पर कभी गोला बनेगा? समतल दर्पण को कहीं भी बढ़ाते चल जाएंगे, बढ़ाने पर खोखला गोला बनेगा? नहीं, ये खोखला गोला नहीं बनेगा। जब खोखला गोला नहीं बनेगा, जब गोला नहीं बनेगा तो गोलाम होता है केंद्र, गोलाम क्या होता है केंद्र, गोलाम क्या होता है केंद्र। जब ये गोला समतल दर्पण को बढ़ाने पर गोला नहीं बनेगा, जैसे अवतल दर्पण को बढ़ाए थे तो बन गया था गोला, उत्तल दर्पण को बढ़ाए थे तो बन गया था गोला, लेकिन समतल दर्पण को कितनों भी बढ़ाएंगे लेकिन वो गोला नहीं बनेगा। तो जब गोला नहीं बनेगा तो गोलाम होता है केंद्र होता है। तो जब ये गोला नहीं बनेगा, जैसा केंद्र कहाँ होगा पता है, तो केंद्र कहाँ होगा पता ही नहीं चलेगा, यानी केंद्र इसका बोल दिए अनंत पर। क्या बोल दिए? अनंत पर। इसलिए समतल दर्पण की वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। जब वक्रता केंद्र ही हमको नहीं पता है कहाँ पर है, तो फोकस बिंदु बोल सकते हैं, उसका मध्य वाला भाग कहाँ होगा, क्योंकि फोकस बिंदु होता है उसका मध्य वाला बिंदु, तो उसका मध्य वाला बिंदु कहाँ होगा वो बता सकते हैं, तो वो भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम बोल दिए थे कि फोकस बिंदु, समतल दर्पण के फोकस बिंदु भी क्या होता है, अनंत होता है। अब बताए थे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच के, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन वक्रता त्रिज्या अनंत पर है, कहाँ पर है, अनंत पर है। तो दूरी जब बोलेंगे वक्रता केंद्र अनंत पर है तो बोलेंगे वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो ध्रुव और अनंत पर है तो अनंत के बीच की दूरी मापेंगे तो वक्रता त्रिज्या भी क्या आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार फोकस भी है अनंत पर, फोकस बिंदु क्या है, अनंत पर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो ध्रुव और अनंत के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, अनंत ही बोलेंगे। इसलिए समतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु अनंत पर होता है, इसलिए उसका वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होता है, अनंत होता है। इतना समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दर्पण बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण हुआ, ये हुआ अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो रहा है, ये हो रहा उत्तल दर्पण। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब तुम लोग को अवतल और उत्तल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं। इसका मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव, इसको पी से इंडिकेट करते हैं। इसको गोल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, तो मान लो यहाँ पर केंद्र होगा तो ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र, क्या हुआ, वक्रता केंद्र। इसको भी गोल करेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो मान लो यहाँ पर है तो इसका ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र। फिर पढ़ाए थे क्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या पढ़ाए थे, मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार पढ़ाए थे ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर बताए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य वाला बिंदु, जस्ट जो मध्य में होगा उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। उसी प्रकार यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मध्य में बिंदु उसको क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। अब बताना है पी क्या है, तो पी क्या हुआ मेरा, ध्रुव। क्या हुआ, ध्रुव। एफ क्या है, तो एफ हो गया क्या, फोकस बिंदु। क्या हुआ, फोकस बिंदु। सी क्या है, तो सी मेरा हो गया वक्रता केंद्र। दोनों दर्पण में सी इसमें भी, सी इसमें भी, वक्रता केंद्र। एफ इसमें भी, एफ इसमें भी, फोकस बिंदु। पी इसमें भी, पी इसमें भी, ध्रुव हो गया है। अब बताना है पी एफ क्या है, तो पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये पी एफ हो गया फोकस दूरी। बताओ पी सी क्या है, तो पी सी क्या है, तो ये ध्रुव हुआ और ये क्या हुआ, केंद्र हुआ। तो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। मैथ में बोलते हैं त्रिज्या, मैथ में बोलते हैं त्रिज्या। परिधि और ये परिधि हो गया ना, तो परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को मैथ में बोलते हैं त्रिज्या, लेकिन यहाँ बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। फिजिक्स से बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो पी क्या हुआ, ध्रुव हुआ। एफ क्या हुआ, फोकस बिंदु हुआ। सी क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ। पी एफ क्या हुआ, फोकस दूरी हुआ। पी सी क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ। इसको वक्रता त्रिज्या क्यों बोले हैं, पीसी को वक्रता त्रिज्या क्यों बोले हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, परिधि हो रहा है। इसको गोल करेंगे तो क्या होगा, ये परिधि होगा। परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, मैथ में त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इतना समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फोकस बिंदु किसे कहेंगे परिभाषा के अनुसार, यानी फोकस किसे कहेंगे, इसको बताए थे एफ।
देखो हम दो दर्पण, दोनों दर्पण में साथ साथ बताते चलेंगे। एक हुआ क्या, अवतल दर्पण, एक क्या हुआ, उत्तल दर्पण। ये क्या होगा, ध्रुव होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव होगा, और इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, दोनों को मिला दिए तो क्या हुआ, मुख्य अक्ष। क्या हुआ है, मुख्य अक्ष। अब देखो फोकस किसे कहेंगे, फोकस किसे कहेंगे, तो कुछ नहीं बोलना है। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण। यह मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जानते हैं ना, समांतर रेखा उसको कहते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो, समान होती है, उसको बोलते हैं समांतर रेखा। ये भी एक दूसरे को कभी कभी काटेगा, आगे बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा, दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण में टकराया, दर्पण से टकराया है, तो दर्पण के टकराने के बाद क्या होगा, ये परावर्तन होगा। तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटता है, जैसे मान लो ये टकराया है यहाँ पर और ये इधर चला गया, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटता है, तो कौन सा बिंदु को काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटता है उसको क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। उसी प्रकार यहाँ बोलेंगे कि ये मुख्य अक्ष हो गया है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद, देखो ये ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, तो टकराने के बाद ऊपर की ओर जाएगा। ये देखो अंदर की ओर मुड़ा है, कैसे किधर मुड़ा है, अंदर की ओर, धीरे अंदर जा रहा है, तो इसलिए टकराने के बाद अंदर की ओर आया था। लेकिन ये क्या है, ऊपर की ओर मुड़ा है, इसलिए टकराने के बाद इसमें किरण ऊपर की ओर जाएगा। समझ रहा है ना। तो देखो, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम इधर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। या उत्तल दर्पण में जिस बिंदु को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगा उसे कहेंगे फोकस, क्योंकि किरण तो इधर जा नहीं सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये किरण को व्यक्ति इधर से देखेगा तो बोलेगा ये किरण किधर से आ रहा है, तो बोलेगा पीछे की ओर से आ रहा है, ठीक है ना। देखो मुख्य से समांतर गया है, दर्पण से टकराया है, टकरा के ऊपर भाग गया, ऊपर क्यों भागा, क्योंकि दर्पण ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ऊपर भागा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो वो देखेगा तो बोलेगा ये किरण किधर से आ रहा है, पीछे की ओर आ रहा है, पीछे की ओर से आ रहा है। तो इसको, लेकिन तो पीछे से आ रहा है क्या, पीछे से नहीं आ रहा है, लग रहा है, तो लग रहा है, तो लग रहा है, यानी ये होगा काल्पनिक रेखा। तो काल्पनिक रेखा को टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं, काल्पनिक रेखा को टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर काटते हुआ प्रतीत हो रहा है, मुख्य अक्ष को यहाँ पर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे फोकस। अब फिर से समझते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ प्रतीत हो रहा है, यहाँ काट तो नहीं रहा है, वास्तव में प्रतीत हो रहा है, उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। फिर एक बार बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहा जाता है। ये समझ गए होंगे फोकस किसे कहते हैं। फोकस किसे कहता है आप लोग समझ गए हैं। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ शर्त, प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ शर्त, यानी क्या क्या शर्त का हम फॉलो करेंगे कि हम प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में। पहला शर्त ये है कि यही वाला शर्त है कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण, तो जब भी किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरेगी, वह हमेशा फोकस से गुजरेगी, जब फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होगा। पहला नियम यही है, प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला शर्त यही है। क्या पहला शर्त है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण पर आपतित होगी, दर्पण से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से जाएगी, यानी फिक्स है कि दर्पण से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से जाएगी। कब जब वह मुख्य से समांतर आएगी, और उत्तल दर्पण
वही इसमें भी मुख से तो जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ भी देखो मुख से समांतर आ जाए किरण, दर्पण से टकराने के बाद मुख से गया नहीं लेकिन जाता हुआ प्रतीत होगा। तो अवतल दर्पण में जाएगा, फिर से जाएगा, और इसमें जाता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन फोकस से जरूर जाएगा। तो पहला नियम यही है कि जब भी किरण मुख से समांतर दर्पण से पर आपतित होगा, जब भी किरण मुख से समांतर दर्पण पर आपतित होगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह हमेशा फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम ये, पहला नियम आप लोग समझ गए। दूसरा नियम क्या है ये बनाते हैं। पहले यहाँ अवतल दर्पण ये बना दिए हम अवतल दर्पण, ठीक है ना, और यहाँ बना दिए हैं उत्तल दर्पण। ये बना दो मुख्य अक्ष, ये बना दिए हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर होगा ध्रुव, यहाँ मान लो केंद्र हो रहा है, यहाँ मान लो इसमें भी केंद्र हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है कि जब भी प्रकाश की किरण केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर यानी वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा, तो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर वापतित हो रहा है किरण। तो जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराएगा या दर्पण पर आपतित होगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। दूसरा नियम यह है, क्या बोले हैं, जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नियम ख्याल रखना, क्या दूसरा नियम याद रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। अब क्यों लौटेगा, तो हम पढ़ाए थे कि जब भी दर्पण पर 90 डिग्री पर किरण पड़ती है तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। यहाँ पुनः उसी पथ पर लौट रहा है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये किरण दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ रहा है, तभी वो वापस लौट रहा है। क्योंकि हम पढ़ाए थे समतल दर्पण में कि जब भी किरण 90 डिग्री पर दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ भी पुनः उसी पथ पर लौट रहा है, यानी लौट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वक्रता केंद्र से होकर किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वह 90 डिग्री पर आपतित होता है, इसलिए वह पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। दूसरा नियम ये याद रखना है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या होगा, यहाँ तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर तो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ किरण तो पार नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगा। क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगा। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर जो किरण होगा वो वक्रता केंद्र से नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है तो किरण पार नहीं हो सकता है। तो क्या जाता हुआ प्रतीत तो हो सकता है ना। यानी मान लो यहाँ से कोई किरण आ रही है, यहाँ से कोई किरण, ठीक है ना, तो ये लग रहा है क्या कि ये किरण आगे अगर बढ़ेगा तो ये वक्रता केंद्र से होकर चला जाएगा, लग रहा है ना, उत्तल दर्पण में लगेगा, ठीक है ना, यानी लगना चाहिए। आप लोग को भी बहुत सारा कुछ लगता है कि हमको ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार कि अगर ये किरण कोई किरण यहाँ से आ रहा है तो ये किरण को अगर हम आगे बढ़ा दिए तो ये लग रहा है ना वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो जब इस प्रकार किरण उत्तल दर्पण पर आपतित हो, उत्तल दर्पण वैसा किरण दर्पण पर आपतित हो जो लगता हो कि अगर उसको आगे बढ़ा दिए तो वक्रता केंद्र से चला जाएगी, तो वो भी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। क्यों लौट जाएगा, तो फिर वही नियम, यानी 90 डिग्री पर पड़ा होगा। कितना डिग्री पर पड़ा होगा, 90 डिग्री पर। यानी दूसरा नियम आप लोग को याद रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा तो परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। और उत्तल दर्पण में जब भी प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होते हुए प्रतीत होगा तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नियम ये बता दिए थे। अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी तरह से प्रतिबिंब बनता है। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है, दर्पण के आगे भी बनता है। यानी अवतल दर्पण को बोल दो ऑलराउंडर है, यानी सभी तरह के प्रतिबिंब उससे बनता है। इसलिए पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण ऑलराउंडर नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही तरह प्रतिबिंब बनता है। तो पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो 6 प्रकार के बारे में काफ़ी अच्छा से पढ़ेंगे। फिर उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है वो पढ़ेंगे, यानी कल हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अवतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, ये काफ़ी अच्छा से हम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 दिन का क्लास और लेंगे और आपका प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा। चलो रिविजन कर लेते हैं। पहले क्या पढ़ाए थे, प्रकाश का परावर्तन में हम पढ़ाए थे कि
गोलीय दर्पण। तो बताए थे गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। पूछा दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन पूछा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखो ये गोलीय दर्पण था, इसको 2 भाग में बांट दिए थे, तो एक बना था क्या, एक इधर पट्टी निकाले, एक इधर निकाले थे। इसका अंदर की ओर हम पेंट कर दिए, इसका अंदर की ओर पेंट कर दिया, तो उसका परावर्तन सतह उठा हुआ था, तो ये बन गया उत्तल दर्पण, उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। और एक इधर निकाले थे, एक इधर निकाले थे, इसका बाहर की ओर पेंट कर दिए, बाहर की ओर पेंट कर दिया, तो परावर्तन सतह धंसा हुआ था, यानी अंदर की ओर था, अंदर की ओर था, तो ये बन गया अवतल दर्पण। क्या बन गया था, अवतल दर्पण। फिर बताए थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर बताया कि दर्पण जो है उस किसी खोखले गोले का भाग है, तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो उस केंद्र को बोलेंगे, मैथ में बोलते हैं केंद्र, लेकिन यहाँ बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं, तो वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं। फिर बताया था कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ये पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे क्या हम, फिर पढ़ाए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर बताए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला बिंदु को, मध्य वाला बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य वाले बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये भी पढ़ाए थे। फिर बताए थे कि दर्पण के सामने यानी जिस तरफ हम चेहरा देखेंगे उधर सभी दूरी होता है माइनस में। क्या होता है, माइनस में। इसलिए अवतल दर्पण में इधर हो गया फोकस दूरी, इधर हो गया वक्रता त्रिज्या, दोनों दर्पण के सामने, तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे सभी दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए वो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी बताए थे। फिर हम बताया था किस प्रकार जो है समतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु अनंत पर होता है, क्योंकि उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो गोल नहीं हो पाएगा, गोल नहीं हो पाएगा तो गोल चीज़ का होता है वक्रता, गोल जो वस्तु है उसी का केंद्र होता है, तो ये गोल नहीं हो पाएगा तो इसका केंद्र नहीं होगा, इसलिए इसका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु दोनों क्या होगा, अनंत पर होगा। इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या के लंबाई पूछेंगे कितना होगा तो वो भी अनंत, और फोकस दूरी पूछेंगे कितना होगा तो वो भी अनंत। आगे बढ़ते थे। फिर यहाँ पर कंपेयर किए थे, बताओ तो पी क्या है, तो पी क्या है, ध्रुव है। फिर बताओ एफ क्या है, तो एफ क्या है, फोकस बिंदु है। फिर बताओ सी क्या है, तो सी क्या है, फोकस वक्रता केंद्र है। फिर बताए थे पी एफ क्या है, यानी ध्रुव और फोकस दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, तो ये है फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। फिर पी सी क्या है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या है, तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे फोकस किसे कहते हैं, तो बताए थे कि मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण दर्पण पर, आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस कहते हैं, या काटती हुई प्रतीत होती है उससे फोकस कहते हैं, ये पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ शर्त होता है, शर्त क्या है, पहला शर्त क्या बताए थे, पहला शर्त में यही आ गया था कि जब भी किरण मुख्य से समांतर दर्पण पर आपतित होगा तो वह हमेशा 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 फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फिक्स है कि जब भी समांतर दर्पण पर आपतित होगा तो वो फिक्स है कि दर्पण टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, वो यानी इधर और इधर से नहीं जा सकता, वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी और उत्तल दर्पण में जाते हुए प्रतीत होगा, यानी कल्पना करना, ठीक है ना। फिर पढ़ाए थे प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ शर्त में दूसरा नियम बताए थे क्या, कि जब भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होगा, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, इन्हें टकराने के बाद वह पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। और क्यों लौटेगा, क्योंकि बताए थे कि जब 90 डिग्री पर पड़ता है, 90 डिग्री पर टकराता है दर्पण से, तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। तो यहाँ तो लौट गया है, लेकिन यहाँ क्या होगा, लौटता हुआ प्रतीत होगा। ये जब भी प्रकाश किरण दर्पण पर इस प्रकार आपतित होगा कि वो लगेगा कि वक्रता केंद्र से होकर जा सकती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। क्यों लौटेगा, क्योंकि 90 डिग्री पर आपतित होती है, 90 डिग्री पर आपतित होकर जब भी वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर किरण आपतित होते हैं तो वो 90 डिग्री से दर्पण पर से टकराती है, इसलिए वह पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। इतना पढ़ाए थे आज, और कल हम बताए थे पढ़ाएंगे अब तो दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से, तो आप लोग पूरा एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करें क्या अच्छा नहीं लगा है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें फटाफट, और लाइक जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।